हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से इस ऑनलाइन लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी का जो एक टॉपिक चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कि भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कौन कौन से प्रमुख सेंटर्स और उन सेंटर्स के जो मुख्यालय है वो कहां कहां पर, और साथ ही उनके मुख्य कार्य क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पेस रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए मुख्य संस्थान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो की। तो हम जानते हैं कि इसरो जो है वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। हालांकि भारत सरकार के अंतर्गत हम बात करें तो भारत सरकार का जो स्पेस डिपार्टमेंट है जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी, उसके अंतर्गत ये सभी संस्थान काम करते हैं। तो इसरो एक महत्वपूर्ण संस्था है लेकिन भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करती है। तो सबसे हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना हम देख सकते हैं कि इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि एक कमेटी का निर्माण हुआ था जिसका नाम था इंडियन कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च या इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई ने की थी। और उसी समिति की सिफारिश पर 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसका आदर्श वाक्य है, ये ध्यान रखिएगा, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन सर्विस। तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका आदर्श वाक्य है। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई थे और वर्तमान अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर एस सोमनाथ। ये 2022 से इसरो के चीफ है या इसरो के अध्यक्ष है। तो इसरो के बारे में ये कुछ पॉइंट्स की इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें अगले कुछ महत्वपूर्ण अंतरिक्ष केंद्रों के बारे में, तो देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंतरिक्ष केंद्र है जिसको हम कहते हैं श्री हरिकोटा, या जिसका पहले नाम शार था लेकिन अभी जैसे नाम इसका रख दिया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यह भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, यानी सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। अब सैटेलाइट लॉन्च सेंटर के बारे में एक थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं। स्टूडेंट, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो है वो हमेशा विषुवत रेखा के आसपास रखे जाते हैं। जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, उसी के आसपास लॉन्च सेंटर या प्रक्षेपण केंद्र बनाए जाते हैं। और उपग्रहों का जो प्रक्षेपण है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ किया जाता है। इसके कारण यह है कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों का जो वेग है वो अलग अलग रहेगा। जैसे अगर हम बात करें तो विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक वेग से घूर्णन कर रहा है, उसकी रोटेशन स्पीड सबसे ज्यादा है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम इस क्षेत्र के आसपास कोई उपग्रह लॉन्च करते हैं तो पृथ्वी के गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उसको एक थ्रस्ट मिल जाएगा, उसको एक प्रणोद मिल जाएगा, और उसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत ईंधन में भी जो है खर्च कम करने की, या ईंधन में भी जो खर्च है वो कम होगा। और दूसरा, पृथ्वी जिस दिशा में घूर्णन कर रही है यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ, उसी दिशा में ही रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। इसका कारण भी यही है कि पृथ्वी की स्वाभाविक गति की वजह से हमें एक थ्रस्ट, हमें एक धक्का मिल जाए और उपग्रह जो है वो ठीक तरीके से लॉन्च हो जाए। तो भारत का जो उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्र है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहां पर देखें तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी प्रायद्वीप का जो हिस्सा है वो इस विषुवत रेखा के पास में ही, तो भारत के इस क्षेत्र में तमिलनाडु के पास में एक जो आंध्र के पास में एक जो क्षेत्र है पुलिकट झील, वहां पर ये रॉकेट लॉन्च सेंटर बनाया गया है। इसका पहले नाम श्री हरिकोटा था लेकिन अभी इसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन जो है वो इसरो के प्रमुख रहे हैं और उन्हीं के नाम पर इस सेंटर का नाम रखा गया है। और इस रॉकेट सेंटर में ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का भी परीक्षण किया जाता है। तो जो सॉलिड फ्यूल है, आपको याद होगा कि सॉलिड फ्यूल में जब हमने बात की थी तो हमने HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन की बात की थी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ठोस ईंधन से संबंधित जो रॉकेट है उसका भी परीक्षण किया जाता है। और साथ ही भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण स्थल जहां से
रॉकेट जो है वो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाते हैं। अगला जो सेंटर है वो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम केरल में। देखिए आपको याद होगा कि जब हमने बात की थी कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम किस प्रकार से विकसित हुआ था, तो यहां पर एक बात हुई थी कि केरल के तिरुवनंतपुरम में एक सेंटर विकसित किया गया था जिसका नाम था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चर सेंटर, रॉकेट लॉन्च सेंटर, यानी जिसको हम टर्ल्स वगैरह भी के नाम से भी जानते थे। क्योंकि उसकी स्थापना जो है वो डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई के द्वारा की गई थी, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके सम्मान में उस सेंटर का नाम बदल करके विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC तिरुवनंतपुरम कर दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये केरल में स्थित है और इसका मुख्य कार्य क्या है कि ये रॉकेट अनुसंधान और प्रक्षेपण विकास योजना को बनाने तथा उन्हें क्रियान्वयन करता है, यानी रॉकेट पर रिसर्च करता है, रॉकेट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसके अंदर किस प्रकार के ईंधन का उपयोग होना चाहिए, या किस प्रकार के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए हमें किस तरह के सैटेलाइट या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या रॉकेट की जरूरत है। इन सभी से संबंधित रिसर्च या अनुसंधान इस सेंटर में किया जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल। अगला जो सेंटर है वो है द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र यानी लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम सेंटर, महेंद्रगिरी तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु। इसके 3 सेंटर, जैसे तिरुवनंतपुरम में है, महेंद्रगिरी यानी तमिलनाडु में है, और बेंगलुरु कर्नाटका में। तो यहां पर एक ध्यान रखिएगा कि द्रव प्रणाली विकसित करना, लिक्विड जो प्रोपोल्शन है उसको विकसित करना। अब लिक्विड में आपको याद होगा कि सबसे पहले जब हमने बात की थी द्रव या लिक्विड प्रणाली की, तो इसके लिए हमने UDMH की बात की थी, अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्रोजन, यानी ये एक ऐसा पदार्थ है जिसको तरल ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। तो इसके विकास के लिए एक सेंटर है हमारे पास में LPSC, या जिसको हम द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र लिक्विड प्रोपोल्शन सिस्टम सेंटर भी कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि GSLV में जो क्रायोजेनिक ईंधन यूज किया जाता है उसमें भी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्रायोजेनिक भी एक तरह का लिक्विड या तरल ईंधन ही है। तो ये एक सेंटर है भारत का जो कि इस तरह से 3 इसके हेडक्वार्टर हैं, एक तिरुवनंतपुरम में है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु, महेंद्रगिरी कहां पर पड़ेगा, तमिलनाडु में, तिरुवनंतपुरम केरल में, बेंगलुरु जो है कर्नाटक में पड़ेगा। तो वहां पर द्रव प्रणाली विकसित की जाती है और साथ ही क्रायोजेनिक अपर स्टेज, आपको याद होगा कि क्रायोजेनिक या GSLV में 3 स्टेज होती है। पहले में ठोस ईंधन भरा जाता है, दूसरे में द्रव ईंधन यानी UDMH भरा जाता है, और तीसरे में क्रायोजेनिक। तो पिछले लेक्चर में हमने इन तीनों ईंधन के बारे में डिटेल से बात की थी कि ठोस में कौन सा ईंधन भरा जाएगा, द्रव में कौन सा होगा और लिक्विड में कौन सा होगा। तो यहां पर LPSC महेंद्रगिरी। उसके बाद नेक्स्ट है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद। देखिए जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है ये डॉक्टर अंबालाल साराभाई के द्वारा शुरू की गई थी, विक्रम अंबालाल साराभाई के द्वारा शुरू की गई थी। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने बात की थी कि अपने विदेश की पढ़ाई पूरी करने के बाद, विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद में जब वो कैम्ब्रिज से जब वो वापस भारत आए तो उन्होंने अपने घर से फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की थी, और धीरे धीरे भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम बन गए थे। और इसी कारण से जब भारत सरकार ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम या स्पेस प्रोग्राम को शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ने की सोची तो उन्होंने डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई को इसकी अध्यक्षता दी। तो फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में अहमदाबाद में स्थित है और अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान अनुसंधान में विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। तो एक नेशनल सेंटर है जो कि स्पेस और उससे जुड़े हुए रिसर्च आदि को क्रियान्वित करता है, उसको कंडक्ट करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट है
मास्टर कंट्रोल फैसिलिटीज, MCF, मुख्य नियंत्रण सुविधा, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। अब इसके दो सेंटर, एक सेंटर है भोपाल यानी मध्य प्रदेश, और दूसरा सेंटर है हासन यानी कर्नाटका। तो दो सेंटर याद रखिएगा, MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, भोपाल और हासन। उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद, यानी एक बार सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, और सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद में उसकी क्या गतिविधि है, उसकी क्या इस तरह से प्रोसेस है, उसकी क्या एक्टिविटीज हो रही है, उन सबको कंट्रोल करना इस सेंटर के द्वारा किया जाता है, या उस सब की गतिविधियों को कंट्रोल करना, उन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना मास्टर कंट्रोल फैसिलिटीज या MCF द्वारा किया जाता है। तो उपग्रह के प्रक्षेपण के पश्चात सभी गतिविधियों यथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, कक्षा केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क करना, कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाविधियों पर निगरानी व नियंत्रण का दायित्व इस सेंटर का है। तो लॉन्च होने के बाद, यानी सैटेलाइट लॉन्च हो गया, उसके बाद वो किस तरह से काम कर रहा है, वो किसी ग्रह या उपग्रह की कक्षा में स्थापित हो रहा है या नहीं, उसके द्वारा कौन से फोटोग्राफ्स वगैरह भेजे जा रहे हैं, या वो ठीक तरह से किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह की सतह पर लॉन्च हो रहा है या नहीं, इन सब का नियंत्रण और निगरानी इस सेंटर के हाथ में। तो ध्यान रखिएगा, MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटीज, इसका मुख्य काम नियंत्रण से है। तो आपका यहां पर देख सकते हैं कि नाम में भी यहां पे कंट्रोल है, इसका मतलब सैटेलाइट लॉन्च के बाद में ये विभिन्न एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। उसके बाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, हेडक्वार्टर है इसका अहमदाबाद में, और इसके प्रमुख कार्य क्या है कि दूर संचार और टेलीविजन में उपग्रहों का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों सर्वेक्षण, दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण परीक्षण आदि शामिल। यानी उपग्रह हमने एक बार लॉन्च कर दिया, उस लॉन्च के बाद में जब वो उपग्रह ठीक तरीके से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया, तो उससे जो डेटा पृथ्वी पर भेजे जाएंगे, उन डेटा का क्या उपयोग किया जाए, उनसे किस प्रकार से दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद में टेलीविजन, उसके बाद जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना, उसके अलावा जैसे मौसम विज्ञान यानी वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में उसका उपयोग करना, देन उसके बाद में जो मैप वगैरह बनाना है अर्थ के, या एनवायरमेंट का सुपरविजन करना है, कहां पर फॉरेस्ट कवर देखना है, इन सब की जिम्मेदारी इस सेंटर के पास में है। इस सेंटर के द्वारा इन सारे कार्यों को किया जाता है। तो लॉन्च होने के बाद में सैटेलाइट से जो भी डेटा वगैरह मिलेंगे, उन डेटा का क्या यूज करना है, उनका किस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स या ह्यूमन वेलफेयर या इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए उनका किस तरह से यूज करना है, ये सब इस स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में। अगला जो सेंटर है वो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC। लेकिन रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है कि जैसे पृथ्वी की सतह के ऊपर जो सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं, वो सैटेलाइट जब इस तरह से पृथ्वी के किसी भूभाग का चित्र आदि प्राप्त करते हैं, तो ये डेटा जो है वो किसी एक सेंटर तक भेजा जाएगा जो पृथ्वी की सतह पर स्थित है, ठीक है। और इस डेटा से, इस उपग्रह से जो भी डेटा वगैरह मिला है, उसको एक इमेज में बदलना, उसको एक चित्र में बदलना जिस सेंटर के द्वारा किया जाता है, उसका नाम है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में। और इसका मुख्य काम क्या है, रिमोट सेंसिंग। तो सिंपल सा एक पॉइंट समझिए, जैसे उपग्रह को लॉन्च किया गया और वो पृथ्वी की कक्षा में ठीक तरीके से स्थापित हो गया, अब वहां से वो लगातार पृथ्वी के सतह के डेटा भेज रहा है, और वो डेटा जो है वो प्रोसेस किए जाते हैं, और उसके बाद उसको ऐसे चित्रों में, ऐसे इमेजेस में बदला जाता है जिसका उपयोग हम उस क्षेत्र की मैपिंग में, उस क्षेत्र पर संसाधन या रिसोर्सेज वगैरह की जानकारी में, वहां पर फॉरेस्ट कवर देखने में, वहां पर किस प्रकार के वाटर रिसोर्सेज हैं, जल संसाधन किस प्रकार के हैं, इन सभी गतिविधियों की जानकारी में अगर लें तो ये पूरी प्रक्रिया रिमोट सेंसिंग कहलाती। तो सैटेलाइट जो है अपने डेटा को जिस सेंटर को भेजता है, और वो सेंटर उसे प्रोसेस करके आगे फिर उसे सरल तरीके से
या सिंपल फॉर्म में एक इमेज के रूप में प्रस्तुत करता है, उस सेंटर का नाम है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एक इंपॉर्टेंट सेंटर है और हैदराबाद में मुख्यालय, और इसका मुख्य काम है सैटेलाइट से मिले हुए डेटा को प्रोसेस करना, उसको आगे फिर इस तरह से सरल रूप में एक इमेज के फॉर्म में उपलब्ध करवाना। अगला है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। अब यहां पर एक चीज समझिए, अभी हमने जो पिछला पॉइंट देखा था NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, और एक है IIRS, ये दोनों रिमोट सेंसिंग से जुड़े हुए संस्थान है, सेंटर है। लेकिन जो NRSC था, हैदराबाद वाला जो सेंटर है, वो डेटा को प्रोसेस करता है, सैटेलाइट से जो भी डेटा मिलेगा उसको प्रोसेस करेगा, इमेज में बदलेगा और फिर उसे आगे उपलब्ध करवाएगा। लेकिन यहां पर ये जो संस्थान है देहरादून में, इसका मुख्य कार्य एकेडमिक है, यानी ये एक शैक्षणिक संस्थान है जो रिमोट सेंसिंग से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं उनकी प्रशिक्षण, उनकी जानकारी वगैरह, उनमें डिप्लोमा कोर्स वगैरह करना, डिग्री करवाना, ये सब इस संस्था का काम है। तो मुख्यतः ये जो संस्थान है उसका कार्य एकेडमिक है, ये डेटा प्रोसेसिंग या सैटेलाइट के डेटा वगैरह को कलेक्ट करके उसके प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है, इसका मुख्य कार्य शैक्षणिक है, एकेडमिक है। ये जो भी रिमोट सेंसिंग से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनको डिप्लोमा करवाना, उनको इस तरह से रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, जो है ट्रेनिंग देना, सेमिनार कंडक्ट करवाना, ये सब इस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। तो देहरादून में ये सेंटर है और इसका मुख्य काम जो है वो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देना है। अगला है विकास और शैक्षणिक संचार इकाई, यानी डेवलपमेंट एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन यूनिट। इसका सेंटर क्या है? अहमदाबाद। और टेली एजुकेशन को बढ़ावा। टेली एजुकेशन का मतलब है दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, टेली एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा का मतलब है कि ऐसे एरियाज जो कि मुख्य क्षेत्र से काफी दूर पड़ते हैं, कोई पहाड़ी या कोई इस तरह से दुर्गम ऐसा क्षेत्र जहां पर मुख्य जो भूमि है वहां से संसाधन नहीं पहुंचाए जा सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या है, उपग्रहों के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में एजुकेशन या अन्य प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकती। जरूरी नहीं है कि दुर्गम क्षेत्रों, मान लीजिए कि कोई ग्रामीण क्षेत्र है, कोई रूरल एरिया है, वहां पर भी इस तरह की गतिविधि करवाई जा सकती। तो आपने देखा होगा कि दूरदर्शन के कई जो कार्यक्रम है वो इस तरह से शिक्षा से संबंधित रहे। जैसे आपने ज्ञान भारती के बारे में सुना हो, या इसी तरह से कुछ अन्य प्रकार के जो कार्टून कैरेक्टर्स आते थे जिनका मुख्य कार्य जो है वो समाज में जागरूकता फैलाना है, बीमारी को लेकर के, सफाई को लेकर के। तो ये सारी गतिविधियां जो उपग्रहों से संचालित डेटा के आधार पर की जाती है, या उपग्रहों से जो डेटा आगे एक जगह से दूसरे जगह पर भेज करके उनके द्वारा जब एजुकेशन वगैरह के क्षेत्र में काम किया जाता है तो उसे हम टेली एजुकेशन या दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। तो इसी तरह का एक सेंटर है विकास और शैक्षणिक संचार इकाई, यानी डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट, अहमदाबाद में सेंटर है और इसका मूल काम है टेली एजुकेशन को बढ़ावा देना, दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। यह इसरो की नई वाणिज्यिक कंपनी, न्यू कमर्शियल कंपनी है, यानी इसरो जो भी उत्पाद वगैरह, जो भी सेवाएं बनाता है उनको अन्य देशों तक पहुंचाने के लिए, या आप कहें कि निजी क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए ये एक नई कंपनी लॉन्च की गई है। इसरो की एक कमर्शियल कंपनी है और इसकी स्थापना जो है वो 6 मार्च 2019 यानी 6 मार्च 2019 को की गई, और भारत में निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी और अंतरिक्ष की हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। देखिए आजकल जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी सैटेलाइट डेटा की जरूरत पड़ती। जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कहीं पर कोई हाईवे प्रोजेक्ट बनाना है, कहीं पर इस तरह से कोई डैम वगैरह बनाने का काम हो रहा है, तो उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में, उस क्षेत्र की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है।
और इसके लिए सैटेलाइट डेटा एक महत्वपूर्ण जानकारी साबित होती। तो ऐसी स्थिति में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी आजकल सैटेलाइट डेटा की जरूरत पड़ती, तो उन प्राइवेट सेक्टर्स तक ये सैटेलाइट डेटा पहुंचाया जा सके और बदले में उनसे कुछ शुल्क वगैरह लेकर के इसरो अपने जो अनुसंधान वगैरह के कार्य में फंड कर सके, इसके लिए एक नई कमर्शियल कंपनी स्थापित की गई है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया कंपनी। और इसके द्वारा एसएसएलवी रॉकेट तैयार किए जा रहे हैं, यानी जो स्मॉल स्केल लॉन्च व्हीकल रॉकेट है वो तैयार किए जा रहे हैं, जो कि बहुत कम पेलोड क्षमता 0 से 1000 किलोमीटर तक के किलोग्राम तक के उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकते हैं। यानी अगर कोई निजी कंपनी या निजी संस्था अपना खुद का कोई रॉकेट लॉन्च करवाना चाहे तो वो भी यहां से लॉन्च करवा सकती। तो बेसिकली ये इसरो की एक नई वाणिज्यिक कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर वही है जो इसरो का है, यानी बेंगलोर में ही इसका हेडक्वार्टर NSIL। अब अगले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम एक लिस्ट के फॉर्म में देख लेते हैं कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क IDSN, और इसका जो मुख्यालय है वो बलायू बेंगलोर कर्नाटका में है और ये एक डेटा सेंटर यानी डेटा कलेक्ट करना इसका मुख्य काम। इसी तरह से इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर है ISSDC, और इसका सेंटर भी बेंगलुरु कर्नाटका में है और ये भी एक डेटा सेंटर है जो अंतरिक्ष के जो डेटा वगैरह है उनको कलेक्ट करता है, उनको फिर आगे प्रोसेस करने में हेल्प करता है। फिर इसरो उपग्रह केंद्र यानी इसरो सैटेलाइट सेंटर, इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है और आजकल इसका नाम जो है वो UR राव सैटेलाइट सेंटर है, उसका नाम बदल करके UR राव सैटेलाइट सेंटर कर दिया गया है। उसके बाद है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है और इस केंद्र की स्थापना मानव को अंतरिक्ष में भेजने के उद्देश्य से की गई। और गगनयान के बारे में आप याद रखिएगा कि गगनयान एक ऐसा मिशन होगा भारत का जिसमें भारत पहली बार मानव युक्त मिशन करने जा रहा है। अब तक भारत ने कोई भी मानव युक्त मिशन नहीं किया या ऐसा कोई स्पेस मिशन नहीं किया है या मैन स्पेस मिशन नहीं किया जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जा सके। भारत के एक अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए जरूर हैं, लेकिन वो सोवियत संघ की सहायता से गए थे। भारत ने खुद से कोई ऐसा स्पेस मिशन लॉन्च नहीं किया है जिसमें मनुष्य को स्पेस में भेज करके पुनः धरती पर वापस लाया गया। तो भारत सरकार ने एक घोषणा की है गगनयान, यानी एक ऐसा स्पेस मिशन जिसमें फिर पहली बार भारत के द्वारा किसी मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो उसके लिए एक सेंटर है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, और ऐसा तब संभव हो सकेगा जब भारत 5वें चरण के जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिनको हम रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल RSLV के नाम से जानते हैं, वो पूरी तरह से मिशन के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। उसके बाद है इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई, इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट IISU, इसका सेंटर जो है वो तिरुवनंतपुरम में है और इसका मुख्य कार्य है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट और उनका डिजाइन बनाना। यानी जो उपग्रह वगैरह है, उपग्रह जो प्रक्षेपण यान है, जो रॉकेट है, उनको उनका डिजाइन बनाना और उनको डेवलप करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सेंटर्स हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला यानी नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी NARL, इसका मुख्य काम है वायुमंडल में जो वायु की गुणवत्ता है उसको चेक करना, यानी एटमॉस्फेयर की जो क्वालिटी है उसको चेक करना। और ये कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? तिरुपति, आंध्रा में। उसके बाद है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला यानी SCL सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग सेंटर यानी नॉर्थ ईस्ट सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर, नॉर्थ ईस्ट सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर, और शिलोंग मेघालय में इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद है IIST भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, और इसका मुख्यालय है केरल तिरुवनंतपुरम में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। उसके बाद है
इसरो दूरमिति अनुवर्तन और आदेश नेटवर्क यानी ISTRAC, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, और इसका मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु में। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। और भारतीय अंतरराष्ट्रीय संघ, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में। तो ये भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण संस्थान थे, और जिनके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, और साथ ही उनके जो मुख्यालय हैं वो कहां कहां पर है। प्री में कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा सेंटर कहां पर है और उसका मुख्य कार्य क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहां से इन सेंटर्स को देख करके इनको याद कर पाए, और एग्जाम में इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको सोल्व कर पाए। धन्यवाद।